सबसे पहले देखिए कि यहाँ आता है कि लो फ्रीक्वेंसी गेन लॉस कहाँ होते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है। इसको स्टडी करने के लिए मैं वापस पीछे चलता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट समझा दूंगा, हाई फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट समझा दूंगा। इसी सर्किट के ऊपर आ जाऊँ। जब मैं यहाँ एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दूंगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, ये भी एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, ये भी एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, और आपका इस सिग्नल के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मान लिया यहाँ जो सिग्नल दिया जाने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तब क्या होगा, तब इस एम्पलीफायर का बिहेवियर क्या होगा। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम करता जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी जितनी रिड्यूस करता जाऊंगा, तो क्या होगा कि यहाँ लॉसेस बढ़ते जाएंगे, यहाँ लॉस बढ़ जाएगा, यहाँ लॉस बढ़ जाएगा, ये लॉसेस इंक्रीज हो गए। लॉसेस इंक्रीज होने के साथ क्या है कि जब इनपुट का यहाँ लॉस हो गया तो इनपुट कम जाएगी, आउटपुट का यहाँ लॉस हो गया तो आउटपुट कम हो जाएगी। फीडबैक जो हम चाहते थे कि एसी सिग्नल का फीडबैक ना हो, नेगेटिव फीडबैक ना हो, नेगेटिव फीडबैक का डायरेक्ट इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है कि वो गेन को और कम कर देता है, आउटपुट को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ जो हमारा पहले हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा था वो यहाँ ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया, ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया का इसका मतलब क्या, यहाँ भी लॉस इंक्रीज हो गया, यहाँ इनपुट पर लॉस इंक्रीज हो गया, आउटपुट पर लॉस इंक्रीज हो गया, फीडबैक भी लॉस इंक्रीज हो गया। एक सिस्टम है, वहाँ करप्ट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, यहाँ खा गए, यहाँ आउटपुट में भी खा गए और यहाँ भी खा गए। तो नेट जो फाइनल जिसको सामान पहुँचना था उसको कितना पहुँचेगा, बहुत कम पहुँचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये लॉस क्यों हुए, ये हाई रेजिस्टेंस के कारण ये लॉस, हाई रिएक्टेंस के कारण ये लॉस हुए, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनका रिएक्टेंस हाई हो जाएगा, इसलिए ये लॉस हुए। अब मैं यदि इंडक्टर्स की बात करूं, मान ली यहाँ इंडक्टर्स कोई लगे होते, तो इंडक्टर्स के अंदर यदि कोई लॉस होता है तो वो होता है लो रिएक्टेंस के कारण, उसका लो फ्रीक्वेंसी पर लो रिएक्टेंस होता है। और मान लिया हमने इस जगह पे ऐसी जगह पे लगा रखा है जहाँ उसके हाई रिएक्टेंस की ज़रूरत हो, तो वो लॉस होता है उस जगह पर। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि एट द लो फ्रीक्वेंसीज जो कैपेसिटर्स हैं वो हाई रिएक्टेंस शो करते हैं, और जो इंडक्टर्स हैं वो लो रिएक्टेंस शो करते हैं, उसके कारण कुछ लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है, वो लॉसेज मैं आपको यह समझा चुका हूँ। अब बात आती है हाई रिएक्टेंस, हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की, सॉरी, हाई फ्रीक्वेंसीज पर क्या होने वाला है। हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेंगे, एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेंगे, लाइक एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेंगे। फिर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वहाँ देखिए अब ध्यान से, यहाँ कुछ आर्बिट्रेरी कैपेसिटेंसेस आ जाते हैं, आर्बिट्रेरी कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ये मैं डॉटेड में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहे यहाँ। अब मैं अभी बताऊँगा कि कैसे आते हैं ये चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। ये आर्बिट्रेरी आ जाते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये एक्चुअल में समझने की कोशिश करो इसको। ये है एमीटर बेस कलेक्टर, एक मिनट, ये ट्रांजिस्टर का मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया, इसके अंदर देखिए ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर जो बाहर से दिखता है आपको, एक्चुअल में वो ट्रांजिस्टर तो केसिंग होती है, वो तो ट्रांजिस्टर की प्लास्टिक की केसिंग होती है, अदरवाइज जो उसका अंदर से जो रियल में जो सेमीकंडक्टर का पार्ट होता है वो तो बहुत छोटा होता है, वो मिली और माइक्रोमीटर की रेंज का होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर की रेंज का होता है वो। ठीक है, तो यदि वो इस रेंज का, इस साइज़ का है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एमीटर पार्ट है वो भी बहुत छोटा सा है, बेस पार्ट है वो भी बहुत छोटा है, और कलेक्टर पार्ट है वो भी बहुत छोटा है। ये यदि एन पी एन है, एन पी और एन, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इट मीन्स क्या है, देखो कि यदि मैं कैपेसिटर की बात करूं तो जहां भी अपोजिट पोलरिटी की दो प्लेट्स आ जाए वो एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा जो कैपेसिटर है, सी, जो मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ सी कलेक्टर है, यहाँ सी कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, सी पी लिख देता हूँ कैपेसिटर।
कैपेसिटर जो है प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगा। साथ में ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए, एट द मिड फ्रीक्वेंसीज एंड लो फ्रीक्वेंसीज इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस तो इसका बहुत कम, आपको पता होगा इसका कैपेसिटेंस बहुत कम। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया इनका जो साइज होता है वो माइक्रो लेवल के ऊपर होता है। माइक्रो लेवल के ऊपर जब साइज है, इसका मतलब क्या है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइक्रो लेवल में है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो प्लेट्स के बीच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एक एन है और एक पी है, इधर एक पी है और एक एन है। ठीक है, इस एन और इस एन की भी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो एन का जो कंसंट्रेशन है वो अलग है, और इसके अंदर एन की जो कंसंट्रेशन है, एन का मतलब एन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इसमें अलग है और इसमें अलग है, दोनों में डिफरेंट कंसंट्रेशन है। तो इसके अंदर जहाँ डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी वहाँ भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वो कैपेसिटेंस इतना कम है, इतना कम है कि आप ये कह सकते हो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, दैट कैन बी नेगलेक्टेड। ठीक है, इतना कम कैपेसिटेंस है। और एक चीज़ और देखिए, अब आप सी, एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूं। अब आप एक चीज और देखिए यहां, सी एक्स सी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो किसके क्या होता है, वो होता है 1/ω/सी, 1/ω/सी। यदि C की वैल्यू बहुत कम है, सी पी लिख देता हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज ओमेगा सी होता है, सी पी में इसलिए लिख रहा हूँ कैपेसिटर है, ताकि आप इस सी में और इस सी में कंफ्यूज ना हो। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जितना कम होगा, कैपेसिटेंस जितना कम होगा उतना ही उसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। अब मैंने बताया इसका कैपेसिटेंस बहुत 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 कम है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है। रिएक्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच में कोई लीकेज नहीं होगा, इसके और इसके बीच में कोई लीकेज नहीं होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण जो लीकेज होता है वो नहीं होगा। वो जो ट्रांजिस्टर का जो कंसेप्ट है वो तो चलेगा यहाँ, लेकिन लीकेज नहीं होगी यहाँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इस जो ये ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। 2π को एक बार भूल जाओ, 2π तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ सारी एफ और सी पी के ऊपर कर रहा हूँ। देखो, एक ट्रांजिस्टर बना दिया है, ट्रांजिस्टर बना दिया तो उसकी जो सी पी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, उसकी सी पी की वैल्यू जो वही रहेगी जो बनाते हुए आई थी। सी पी मैं उसको बोल रहा हूँ इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू, इसके जो बीच में जंक्शन के बीच में कैपेसिटेंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं इनको, इनकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि फ्रीक्वेंसी, आपने यदि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी, आपने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो क्या होगा, एक्सी डिक्रीज होगा। एक्सी डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो आर्बिट्रेरी कैपेसिटेंसेस थे वो अपना लीकेज करना स्टार्ट कर देंगे, उनके बीच में एक लो रिएक्टिव पाथ क्रिएट हो जाएगा, लो रिएक्टिव पाथ क्रिएट हो जाएगा। कैपेसिटर कलेक्टर के बीच में और एमिटर के बीच में एक कैपेसिटेंस तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम थी। इसका मतलब क्या था, वहाँ जो रिएक्टेंस जो बन रहे थे वो बहुत हाई रिएक्टेंस बन रहे थे। हाई रिएक्टेंस बनने से क्या हो रहा था, यहाँ इसके बीच में हाई रिएक्टिव पाथ थे। हाई रिएक्टिव पाथ, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हो ना। जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ जो
हाई इम्पीडेंस पाथ थे यहाँ, हाई इम्पीडेंस पाथ है, इसका मतलब इसका इससे डायरेक्ट कोई लीकेज नहीं हो रही थी यहाँ। लेकिन जब मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया तो यहाँ से लीकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से लीकेज होनी स्टार्ट हो गई, इधर से लीकेज होनी स्टार्ट हो गई, इधर से लीकेज होनी स्टार्ट हो गई। देखो इसके और इसके लीकेज में तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं इसकी और इसकी लीकेज की बात करता हूँ, जब मैं इसकी और इसकी लीकेज की बात करता हूँ, तो आप ये देखिए कि आउटपुट का डायरेक्ट क्या हो रहा है, इनपुट सेक्शन में लीकेज होना स्टार्ट हो गया, आउटपुट का डायरेक्ट इनपुट सेक्शन में लीकेज होना स्टार्ट हो गया। जब आउटपुट का इनपुट में लीकेज होना स्टार्ट, पहली चीज़ तो लीकेज ही बहुत नुकसान करती है, लीकेज ही बहुत हार्मफुल है। ठीक है, लीकेज यदि हार्मफुल है, लीकेज होना स्टार्ट हो गया, पहली चीज़ तो वही है, देखो कि आउटपुट जो आ रही है उसमें से यदि कुछ लीक हो जाए, आपने एक पाइप लगा रखी है कहीं और बीच में वो पाइप में कट लग जाए तो आपको आउटपुट पे पानी कम मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ एक और एडवांस काम क्या हो रहा है कि जो लीकेज भी हो रही है ना वो कुछ इस तरीके की है कि वो लीकेज इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक डाल रही है। जो क्योंकि यहाँ जो आउटपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन में मैंने बताया आउट ऑफ फेज होता है सिग्नल, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। उसकी यदि कुछ लीकेज हो गई इनपुट में चली गई तो लीकेज तो हो ही रही है साथ में, वो क्या है, वो इनपुट को भी डिक्रीज कर रही है साथ में जाके, तो ये डबल नुकसान हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो काम हुआ ये क्या होगा, जंक्शन कैपेसिटेंसेस के कारण जो नुकसान हुआ वो होगा कि हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी जो गेन है वो डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा क्या आता है, मेन तो रीज़न यही है। दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है, जो ये वायरिंग है, हर वायर अपने आप में क्या है कि डिफरेंट पोटेंशियल लिए होती है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका ग्राउंड के करीब है, इसका ग्राउंड नहीं है, तो ये अपोजिट होगी। लेकिन इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कुछ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इनका जो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, एरिया जो एक दूसरे के सामने है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी कुछ है। तो इनका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, इनके बीच में कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं, इस कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा ना, मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा, मैं उस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ जो आपको दिख नहीं रहा, जो इसके बीच में और इसके बीच में कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपकी घर में जो फिटिंग की जो वायर चल रही है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक फिटिंग होती है आपके घर में, वायरिंग होती है जो डोमेस्टिक वायरिंग है, उसकी जो वायर चल रही है उनके बीच में आपस में कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ वो हाई फ्रीक्वेंसी, वहाँ फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है घर में। और दूसरा क्या होता है कि वहाँ बहुत हम हाई वोल्टेज का सिग्नल डील कर रहे होते हैं, तो हम उन छोटे छोटे कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि इसके बीच में कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, लेकिन वो कैपेसिटेंस बहुत कम होगा। वो कैपेसिटेंस यदि बहुत कम है इसका मतलब वहाँ रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब इसका आपस में कोई शॉर्ट सर्किट पाथ नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एक्स सी डिक्रीज हो जाएगा, एक्स सी डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक शॉर्ट सर्किट पाथ बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट पाथ का मतलब क्या है, एक लो रिएक्टेंस पाथ क्रिएट हो जाएगा यहाँ, जो रियल में आपको यहाँ नहीं लगा दिखेगा, लेकिन एक लो रिएक्टेंस पाथ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट है वो आउटपुट ग्राउंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, आउटपुट ग्राउंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आउटपुट का ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि आउटपुट ग्राउंड होनी शुरू हो गई, इसका मतलब कि लॉस हो रहा है, करंट जो सारा करंट यहाँ से जाना चाहिए था वो करंट यहाँ से जाना शुरू हो गया, लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लॉस। ठीक है, अब मैं इसका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि गेन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, गेन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब गेन क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी गेन, या इसको बैंडविड्थ भी बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता होगा, शायद आपने देखा भी हो, ये बेल शेप में। तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ये एक मिड फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं मिड फ्रीक्वेंसी, यहाँ ये मिड फ्रीक्वेंसी है, ये इस एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी है। देखो जब भी कोई ग्राफ बनाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए किस एक्सिस के ऊपर क्या है, इसके ऊपर है या तो आप इसके ऊपर आउटपुट ले लो या गेन ले लो, बात एक ही है। क्योंकि आउटपुट जो है, यदि आपका इनपुट कांस्टेंट है तो आप जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो गेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आउटपुट भी ले सकते हैं या गेन भी ले सकते हैं, इसको गेन भी दिखा सकते हैं, गेन है यहाँ। तो
क्या है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगा तो वो लॉसेस बढ़ते जाएंगे, जो मैंने बताया था कपलिंग कैपेसिटर के कारण और बाईपास कैपेसिटर के कारण लॉसेस बढ़ते जाएंगे तो गेन डिक्रीज हो गया, आउटपुट डिक्रीज होगी, इसका मतलब गेन डिक्रीज हो गया। जब मैं हाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाऊंगा तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी यही काम होने वाला है कि ये जो लॉसेज हैं ये इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो आप देखिए गेन फिर डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए कोई आपने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिजाइन किया है तो कुछ पर्टिकुलर बैंड के लिए, एक पर्टिकुलर बैंड के लिए वो एक अच्छा गेन देता है, बाकी यदि मैं उससे नीचे जाता हूँ तो वो एक अच्छा गेन नहीं देता, उससे ऊपर जाता हूँ वो अच्छा गेन नहीं देता। तो इसमें एक वर्ड आता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक आता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मिड फ्रीक्वेंसी है, ये मिड फ्रीक्वेंसी है, इसको मिड फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसको एफ एल बोल देते हैं, इसको एफ एच बोल देते हैं, लोअर और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, मैक्सिमम गेन हमें यहाँ मिल रहा है जहाँ गेन 70% रहे, 70.7% रह जाए। 70.7 ही क्यों लिया, 1/√2, 1/√2 कर लेना तो 70.7% है। तो ये 70.7% ये सिग्नल जहाँ रह जाए और 70.7% ये सिग्नल जहाँ रह जाए, वहाँ तक का सिग्नल हम काम का मानते हैं, बाकी सिग्नल हम काम का नहीं मानते। बाकी हम कहते हैं कि हमारे काम का नहीं है सिग्नल, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि 1/√2 ही क्यों यूज़ किया। ये RMS वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है कि जो मैक्सिमम पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 कर दो तो RMS वैल्यू आ जाती है। तो मैक्सिमम RMS वैल्यू मिनिमम RMS वैल्यू तक ही आपका सिग्नल काम का रहेगा, उससे यदि नीचे सिग्नल चला जाता है तो आपके किसी पर्पज़ का नहीं है, किसी काम का नहीं है वो, उसको आप स्प्रेस कर देते हो फिर, ठीक है। या आप ये कहते हो कि इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में आप यूज़ करोगे, इससे यदि आप नीचे यूज़ करोगे तो उसका कोई मीन्स एफिशिएंसी अच्छी नहीं देगा, वो वहाँ बेटर एफिशिएंसी नहीं है वहाँ, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अब वापस मैं वहीं आ जाता हूँ जो हमने बातें की। डायरेक्ट की बात हो गई, डायरेक्ट की अभी बात करनी है। अभी हम ये बात कर रहे थे कपलिंग कैपेसिटर इंडक्टर, ये हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्या होगा ये मैंने बता दिया। पहली क्या होगा, कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोला है। कंपोनेंट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लॉस जो दिखाएंगे वो, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या इंडक्टिव कॉयल है तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर लॉस देना शुरू कर देगा। इंडक्टिव कॉयल यदि कोई है तो हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर उसका रिएक्टेंस हाई हो जाता है, ठीक है। दूसरा कैपेसिटेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं बता चुका कैपेसिटेंसेस कौन सी है। कैपेसिटेंसेस यहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं, जो कैपेसिटेंसेस एग्जिस्ट करती हैं ये मैंने शो कर दिया था आपको सारा, कि जो कैपेसिटेंस यहाँ एग्जिस्ट करेंगी। और देखिए ये मैं दिखा चुका, ये दिखा चुका, ये कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेंगी। इसको इसने बोला है इंटर एलिमेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इंटर वाइंडिंग और उसके बाद स्ट्रे कैपेसिटेंस। ये इन्होंने तीन चीज़ें बताई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग अब शुरू करते हैं। डायरेक्ट कपलिंग के अंदर क्या है कि हमने कोई भी कंपोनेंट यहाँ यूज़ नहीं किया कपलिंग के लिए, कोई कैपेसिटर यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट कपल कर दिया इसको। डायरेक्ट कपल करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, एडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है। डायरेक्ट कपलिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, बड़ा एडवांटेज ये है, सिर्फ यही एक इस टाइप का कपलिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डीसी को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी और कपलिंग के अंदर हम डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। यहाँ यदि हम लगाएंगे कैपेसिटर लगा देंगे तो डीसी ब्लॉक हो जाएगी उसके अंदर। तो डीसी यदि यहाँ डीसी सिग्नल यहाँ दिया तो एम्पलीफाई हो गया, वो आउटपुट में तभी मिल सकता है जब यहाँ डीसी ना हो, जब यहाँ कैपेसिटर ना हो या इंडक्टर ना हो, ठीक है। आगे और कपलिंग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि वहाँ क्या होने वाला है। तो सिर्फ इसके अंदर ही हम डीसी को एम्पलीफाई कर सकते हैं और किसी के अंदर हम डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। एसी को तो कर ही सकते हैं इसके अंदर। अब आप कहोगे कि भाई इसका तो ये एडवांटेज है, फिर इसको हम क्यों रेयरली यूज़ करते हैं। इसको रेयरली यूज़ किया जाता है। रेयरली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये सिस्टम सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, देखिए यहाँ आपने एक सिस्टम को स्टेबल कर लिया, यहाँ आपने इसको स्टेबल कर लिया।
जब सिस्टम स्टेबल कर लिए तो उसके बाद उनको हम दूसरी स्टेज से आइसोलेट कर देते हैं, लोड से भी आइसोलेट कर देते हैं। अब यहाँ यदि आप लोड लगाओगे तो वो इससे आइसोलेट नहीं रहा, और यहाँ जब आपने ये लगाया तो ये आइसोलेट नहीं रहा, आपस में आइसोलेट नहीं रही ये स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, अभी तो ये इसकी वोल्टेज सेम है, यहाँ जो वोल्टेज और यहाँ जो वोल्टेज सोर्स सेम लगा रखा है। मान लिया आपने डिफरेंट वोल्टेज सोर्स यूज़ किया होता तो वो एक स्टेज को दूसरी स्टेज से इफेक्ट करते, ठीक है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज को इफेक्ट पड़ता। तो इसका डीसी लेवल इसके डीसी लेवल के ऊपर इफेक्ट डालेगा, इसका डीसी लेवल इसके डीसी लेवल को इंटरफेयर करेगा। तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना ये चीज़। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये वहाँ यूज़ करते हैं ये जहाँ आपने या तो डीसी को एम्पलीफाई करना हो या आपको बहुत लो वेरिंग सिग्नल एम्पलीफाई करने हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक थर्मोकपल लगा रखा है, थर्मोकपल से जो आउटपुट आ रही है वो आप कितना फास्टली वेरिंग मान रहे हो उसको, वो हो सकता है कि 1 आवर के अंदर उसका राइज इतना ही हो, 1 आवर के अंदर हो सकता है उसका राइज इतना ही हो, 1 घंटे में इतना राइज हुआ है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मानोगे, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, बहुत कम आएगी। तो इसका मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट डीसी। यदि मैं इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए देखता हूँ तो आप ये देखिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट वेरिएशन। ये तो मैंने 1 आवर लिया है, यदि आप इसको सेकंड्स के अंदर लो, सेकंड के अंदर लो तो ये आपको वेरी करता नज़र ही नहीं आएगा, लगभग कांस्टेंट नज़र आएगा। समझ रहे हो ना, अर्थ गोल है लेकिन जब आप एक दूसरे के सामने खड़े होकर देखते हो तो आपको ये फ्लैट नज़र आती है। क्यों नज़र आती है, क्योंकि वो आर्क बहुत बड़ी है इसलिए आपको फ्लैट नज़र आती है। तो ऐसे ही क्या है कि ये 1 आवर के अंदर इतना राइज किया, लेकिन जब आप इसको 1 सेकंड में देखोगे तो आपको ये वेरिएशन नज़र नहीं आएगा, वेरिएशन बहुत कम होगा। तो इट मीन्स स्लोली वेरिंग सिग्नल है, स्लोली वेरिंग सिग्नल है तो इट मीन्स क्या है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। यदि आप उसको किसी और कपलिंग कोई और कपलिंग यूज़ करोगे स्लोली वेरिंग सिग्नल के लिए तो वो बेटर नहीं है। तो ध्यान रखना ये सारे आपके काम की चीज़ है, जो आप IoT डिज़ाइन करते हो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, तो आप वहाँ डायरेक्ट कपलिंग यूज़ करोगे स्लोली वेरिंग सिग्नल है तो। पुअर हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये रिस्पॉन्स दिखा रखा है हाई फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी साइड में इसका नहीं है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में यदि इसका वो आर्क होती, जैसी आर्क मैंने यहाँ दिखाई थी आपको, यदि इस टाइप का यहाँ होता तो ये डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर सकता था। डीसी को एम्पलीफाई इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इसका वो स्टेट है यहाँ जीरो, जीरो के ऊपर भी जीरो सिग्नल है तब भी इसका गेन स्टेबल आ रहा है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में इसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है 25 किलो हर्ट्ज के अराउंड। तो इसका मतलब जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वहाँ आप डायरेक्ट कपलिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका हाई फ्रीक्वेंसीज लॉसेज नहीं होंगे उसमें। लेकिन डायरेक्ट कपलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो तो मैं आपको बता ही चुका कि अनस्टेबिलिटी होती है। तो अनस्टेबिलिटी आपके लिए यदि कोई मैटर नहीं करती, अनस्टेबिलिटी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, गेन कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, यदि वो चीज़ मैटर नहीं करती आपके लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ईजिली। आगे देखिए, उसके बाद है रेजिस्टिव आरसी कपलिंग, रेजिस्टिव कैपेसिटिव कपलिंग, ठीक है। आरसी कपलिंग आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो। इसका रीज़न ये है कि आरसी कपलिंग बहुत चीप है, बहुत चीप है। और जो लिमिटेशन वहाँ थी प्रीवियस के अंदर, सिर्फ डायरेक्ट कपलिंग के अंदर जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन यहाँ नहीं है। लेकिन ये एसी को ही एम्पलीफाई कर सकता है, डीसी सिग्नल को या स्लो वेरिंग सिग्नल को या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप यहाँ से पास करने की कोशिश करोगे तो C1 ब्लॉक कर लेगा, यहाँ से ये ब्लॉक कर लेगा इसको, तो इस तरीके से ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ ब्लॉक हो जाएगी बीच में, एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में भी कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक कर लेगा। लेकिन इसकी एडवांटेज उसके कंपैरिजन में ये है डायरेक्ट कपलिंग के कंपैरिजन में कि ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे से डीसी सिग्नल के रिस्पेक्ट में आइसोलेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ और ये स्टेज एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के डीसी सिग्नल को इफेक्ट नहीं करेंगे। देखो ये डायग्राम कंप्लीट नहीं बना रखा, डायग्राम कंप्लीट बनाने के लिए क्या है कि आप इसको ये लगाओ और यहाँ बाईपास कैपेसिटर भी, सॉरी यहाँ ये भी लगाओ, इसको एमिटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, और साथ में बाईपास कैपेसिटर भी लगाओ।
ठीक है, ये चीज़ इसने मेनली कंसंट्रेशन कहाँ रही है, मेनली कंसंट्रेशन आरसी कपलिंग दिखाने की रही है, तो ये चीज़ इग्नोर कर दी, तो वो चीज़ भी आप लगाओ। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में इसके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको अच्छे से समझा चुका हूँ मैं आपको। तो ये ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आता है इम्पीडेंस कपलिंग। एलसी कपलिंग के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जब यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उससे क्या होने वाला है। जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, इस पे आ जाओ दोबारा, मैंने आपको ये बताया कि आरसी मस्ट बी मिनिमम। यदि मैं डीसी की बात करूँ, डीसी मॉडल को देखता हूँ तो आरसी को कम से कम होना चाहिए, और जब मैं एसी को देखता हूँ तो आरसी को मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऐसा काम कैसे हो सकता है कि मिनिमम भी हो और मैक्सिमम भी हो। तो इसका क्या है कि इसका एक हमने तरीका निकाला कि यहाँ पे एक इंडक्टिव कॉयल लगा दी। इंडक्टिव कॉयल लगाने से क्या होगा, इंडक्टिव लगाने से क्या होगा कि यहाँ डीसी के लिए तो लो रिएक्टेंस पाथ फुल ऑफर करता है। आपको पता होगा कि जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए एज ए शॉर्ट सर्किट पाथ ऑफर करता है, यदि मैं आइडियल इंडक्टर मानता हूँ। लेकिन आइडियल यदि नहीं भी है तो लिए लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है, आप ये कह सकते हो लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है। और यदि यहाँ इंडक्टर लगा दिया तो वो एसी के केस में, जब एसी की बात आएगी तो वो क्या करेगा कि वो हाई रिएक्टेंस पाथ ऑफर करेगा। एसी के केस में वो हाई रिएक्टेंस पाथ ऑफर करेगा। इसका मतलब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि डीसी के केस में हम चाहते थे कि वो लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करे, वो करेगा, और एसी के केस में चाहते थे कि वो हाई रिएक्टेंस पाथ ऑफर करे, वो हाई रिएक्टेंस पाथ ऑफर करेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था कि आरसी यदि आपने शॉर्ट कर दिया तो आप आउटपुट नहीं ले सकते, एसी आउटपुट नहीं ले सकते फिर। ठीक है, तो वापस हम वहीं आते हैं। इसके अंदर देखिए, जब मैंने यहाँ ये लगा दिया तो डीसी का मेरा लॉस जो यहाँ हो रहा था वो कम हो जाएगा, और जो हमारे रिक्वायरमेंट थी कि एसी आउटपुट लेते हुए हाई रिएक्टेंस पाथ रहे वो भी बन जाएगा। तो ये लॉस हमने बचा लिया, यहाँ से जो डीसी का लॉस हो रहा था वो बचा लिया। यहाँ देखो, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज के जो लॉस होंगे वो अब भी होंगे, लो फ्रीक्वेंसी के लॉस अब भी होंगे इसके अंदर। और क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होने वाला है, देखिए इसके लॉस देखिए, लो फ्रीक्वेंसी के लॉस तो अब भी होंगे। क्यों होंगे लो फ्रीक्वेंसी के लॉस? इसलिए होंगे, देखिए यहाँ जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनके कारण होंगे। जो पहले भी लॉस हो रहे थे अब भी लॉस हो रहे हैं, इसमें तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी साइड में क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी साइड में जो लॉस होगा वो और भी रैपिड हो जाएगा। क्यों रैपिड हो जाएगा कि जब हाई फ्रीक्वेंसी साइड में जाएंगे तो इसका जो रिएक्टेंस है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जब जाएगा तो वो ज़्यादा लॉस करेगा, मीन्स ज़्यादा यहाँ पर लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी साइड में। ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो गया। इसमें लो फ्रीक्वेंसी साइड में लॉस है और लो में साइड में लॉस है और हाई में साइड में लॉस है, लेकिन दोनों तरफ ये इक्वली बैलेंस नहीं है, स्लोप इक्वली नहीं है। इस साइड अलग है, इस साइड अलग है, दोनों तरफ स्लोप चेंज है। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। यदि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये जो कपलिंग है ये बेस्ट कपलिंग है लेकिन एक्सपेंसिव है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बेस्ट कपलिंग है लेकिन एक्सपेंसिव है। इसके अंदर क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ सिग्नल जो आउटपुट में सिग्नल आया वो नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाएगा, वो कैपेसिटर के थ्रू नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएगा इस कपलिंग ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के थ्रू। मींस यहाँ जो आउटपुट आएगी वो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी। और कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी, कितना इनपुट आगे इनपुट में देना, नेक्स्ट स्टेज को कितना देना, वो इसकी वाइंडिंग के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप जानते ही हैं, वाइंडिंग के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मर कपलिंग आप यूज़ करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बोलते हैं। और इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो इसकी वो एडवांटेज तो है ही कि इसके अंदर यदि डीसी को देखें तो डीसी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर लग गया तो डीसी के लिए लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है और एसी के लिए हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारी डिजायर्ड है।
रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज़ इसमें और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें लोड जो आपने लगाया है उसका इम्पिडेंस मैचिंग करना इजी होता है, क्योंकि सिर्फ आप टर्न रेशो को सेट कर दो, टर्न रेशो सेट करने के बाद आपका इम्पिडेंस मैचिंग हो जाएगी, आपको पूरे सर्किट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, इसका टर्न रेशो को सेट कर दो, इम्पिडेंस मैचिंग हो जाएगी। इम्पिडेंस मैचिंग करना ईजी है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू जो बाकी और हैं। तो किसी की भी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, इससे पहले वाली जो भी स्टेज थी उनके अंदर तो कैपेसिटर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। यहाँ भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी आप डीसी सिग्नल को स्टेज से स्टेज पे पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं पास कर सकते? क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे तो काम ही नहीं करता, ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस ही नहीं होगा डीसी के ऊपर, तो डीसी सिग्नल विल नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज। तो कौन सा सिग्नल ट्रांसफर होगा? सिर्फ एसी सिग्नल ही ट्रांसफर होगा, डीसी सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स यू कैन से कि ये जो स्टेज है और ये स्टेज है एक दूसरे से आइसोलेटेड है। किसके थ्रू आइसोलेटेड है? इस ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के थ्रू आइसोलेटेड है। इसका इफेक्ट यहाँ कुछ जो चेंज हो रहा होगा उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, लोड में कुछ चेंज हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। इसका लॉस इस तरीके से आते हैं, शुरू में ये है, फिर उसके बाद क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गए, और उसके बाद फिर से ये इस तरीके से। तो ये मिड फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ आती है। हमने यहाँ तक जो पढ़ा वो मोस्टली काफ़ी कुछ हमने कवर किया है। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर इसके ऊपर एम्पलीफायर के ऊपर और दूंगा, जिसके अंदर जो कुछ टॉपिक रह गए वो हम कवर करेंगे, और उसके बाद फिर मैं और उसके ऊपर आऊँगा, बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।